ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल नॉलेज के अंदर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो है जी सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड। जोन्स क्या होते हैं? ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, जिनको इनका दूसरा नाम जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं इनको। ऑर्डर ब्लॉक्स ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये सीखने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा ना, नेक्स्ट, वो होगा कि जितना भी हमने नॉलेज सीखा है, मतलब सबसे पहले हमने सीखा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने सीखा ट्रेंड्स, वेव्स यानी प्राइस एक्शंस। और अभी हम जो सीखेंगे क्या, सप्लाई एंड डिमांड। तो ये जब हम तीनों सीख चुकेंगे, इसके बाद हम एक सेशन करेंगे, अगला कोई कल अगला या उससे अगला, जिसमें हम इन तीनों नॉलेजेस को अप्लाई करके बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे कि वो कौन सी हो सकती है। ठीक है जी, एक सेशन हम ये करेंगे कि ये जो तीनों नॉलेजेस होंगे, जिसमें स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी होंगे, सब और चैनल्स भी होंगे, प्लस सप्लाई और डिमांड के जोन्स भी हम बनाएंगे। तो इन तीनों नॉलेज को अप्लाई करके एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि बाय की ट्रेड लेने की एंड सेल की ट्रेड लेने की। ठीक है, और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि जो कंफर्मेशंस होती हैं ट्रेड लेने से पहले, वो कितनी किस्म की हो सकती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एक सेशन हमारा ये होगा। तो आज का हमारा जो टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन्स को जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जहन में रख लें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये एक मैच है, गेम। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, एक फुटबॉल का मैच होता है। अच्छा, ये हकीकत में मैच नहीं है, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं ताकि समझ अच्छी आ जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से किसी भी एक मैच में दो टीमें होती हैं, टीम ए और टीम बी, फॉरेक्स में भी ऐसा ही है जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी दो टीमों का मुकाबला है, टीम ए का मुकाबला टीम बी के साथ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फर्क है, लेकिन एक फर्क है। ये ऐसा मैच है जिसमें एक फर्क है बाकी मैचों से। क्या है जी फर्क? विनर का हमेशा पता होता है, विनर टीम का पहले से ही पता है कि कौन सी टीम जीतेगी। ये ऐसा मैच है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। कैसे? यहां पे अगले पेज के ऊपर आपको ये समझ आएगी बात। देखें, फॉरेक्स की जो टीम ए है ना,
ये हमेशा जीतती है, हमेशा विनर रहती है, ये कभी भी नहीं हारती। तो फिर हारती कौन है? बेचारी टीम बी। ये टीम हमेशा लूजर होती है। ठीक हो गया जी। ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं जरूरी, कि देखें जो ये टीम ए है ना, इसमें पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात, इसके अलावा बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फंड्स एंड कंपनीज, वो शामिल हैं जी। और इनकी जो टोटल तादाद बनती है ना, वो आप यूं समझ लें कि 10,000 से ज्यादा नहीं है लोग या कंपनियां। ये टीम ए है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितना भी पैसा लगता है एक दिन में, अंदाजन 8 खरब डॉलर से ज्यादा एक दिन में पैसा ट्रेड होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यानी 8,000 अरब डॉलर। तो उस पैसे का 75 से लेके परसेंट से लेके 85% तक इस टीम के पास पैसा है, टोटल फॉरेक्स ट्रेडिंग का पैसा। ठीक है जी। अब जो टीम बी है ना, ये वाली, इसमें पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में लोग हैं। इसमें लोग कम नहीं है, इसमें है करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में छोटे और बड़े ट्रेडर शामिल हैं जी इसमें। इसमें $10 वाला, जिसके अकाउंट में $10 है, वो भी शामिल है। जिसके अकाउंट में $1,000 है, $1,00,000 है, $10 लाख है, $20 लाख है, $50 लाख है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे लोग करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से मिलके भी, इनका एक मसला है कि इन बेचारों के पास जो टोटल पैसा है ना, वो 15 से, टोटल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगता है उस पैसे का 15% से 25% तक होता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मुझे आप बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड की बात कर लें या किसी और एक पेयर की बात कर लें, आप चाहते हैं जी कि प्राइस ऊपर जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बाय के ऑर्डर, पूरी दुनिया में जितने भी गोल्ड के अंदर ऑर्डर लगे हुए हैं, आपको बाय के ऑर्डर ज्यादा लगा दें आप उन सब से, तो गोल्ड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? डिमांड हो गई ना। ज्यादा बायर्स जिस जिस तरफ कोई भी चीज मेजॉरिटी में बाय कर लें, सेलर कम हो जाए, बायर ज्यादा हो जाए, तो वो चीज किधर जाएगी? कीमत किधर जाएगी? ऊपर। ठीक है। अगर फर्ज करें जी गोल्ड अभी है 1920 पे, ये टीम डिसाइड कर ले, टीम ए के कुछ लोग, ठीक है, कि हमने गोल्ड को गिराना है, तो क्या करेंगे? वो सेल के ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि पैसा तो इनके पास है, वो सेल के ऑर्डर लगाएंगे। तो वो उनकी मर्जी है, वो 1900 पे लेके आए उसको, 1820 पे लेके आए, 1880 पे लेके आए, जिधर भी लेके जाए। तो याद रखें, फॉरेक्स के अंदर जो कीमतें मूव करती है ना, प्राइस मूव होती है किसी भी पेयर की, वो इस टीम ए की ट्रेडिंग की वजह से होती है। अच्छा, ये हमेशा क्यों जीतती है? आप में से कुछ दोस्त रियल में भी ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है ना, रियल ट्रेडिंग अकाउंट पे भी ट्रेड कर रहे होंगे। आपको एक बात की तो समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास लाख डॉलर हो ना आपके अकाउंट में,
और आप ट्रेड करें छोटी छोटी, रिस्क ज्यादा ना लें, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें अगर आपके पास 1 अरब डॉलर हो अकाउंट में, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप कहेंगे यार पागल पागलों वाली बात कर रहे हो, अरब डॉलर में फॉरेक्स में कैसे नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कोई चीज मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लें, वो अभी 1900 पे है, फर्ज करें वो 1000 डॉलर पे चला जाता है, वो और ज्यादा बाय करेंगे। 1800 पे गिरेगा तो आप और बाय करेंगे। 1700 पे जाएगा उससे ज्यादा बाय करेंगे। 1500 पे जाएगा उससे ज्यादा बाय करेंगे। वो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो आपका सारी ट्रेडें आप काट देंगे, फिर भी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। एक ही ट्रेड जो सबसे नीचे आपने बड़ी बाय की ली होगी, वो एवरेजिंग करके सबसे नुकसान निकाल के भी आप प्रॉफिट में काट देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये ज्यादा पैसे वाले लोगों का बिजनेस है। तो इसमें जो ये वाली टीम ए है ना, इसको एक नाम दिया जाता है स्मार्ट मनी। इसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर कीमत किसी चीज की ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है भाई? स्मार्ट मनी। जिनके पास पैसा ज्यादा है, और चंद एक ये हजारों की तादाद में कंपनीज और लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा इतना है। तो इसी का जो दूसरा नाम है, इसी को माफिया भी कहते हैं। फॉरेक्स का माफिया। लेकिन ये माफिया पॉजिटिव सेंस में है, ये सिस्टम चला रहा है पूरी दुनिया का। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात, ये जो दूसरी टीम है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेलर्स, छोटे ट्रेडर की टीम यानी कि, या रिटेल ट्रेडर्स। अब आप देखें, एक चीज को समझें कि अब जाहिर है हम हैं इस ग्रुप में, टीम बी में, जिसका हमें पता है कि ये हमेशा हारेगी, इसने पैसा नुकसान ही करना है, उड़ाना ही है। तो अब फिर हमें, हम में से भी अगर कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है ना इस टीम में से, तो वो बंदा कौन होगा? कौन पैसा कमाएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। पहली बात कि कम से कम रिस्क लें। जो आदमी कम से कम रिस्क लेगा वो पैसा कमाएगा। ठीक है। और थोड़े नुकसान पे नॉलेज के मुताबिक ट्रेड क्लोज कर दें। ज्यादा लालच में मत पड़े कि वापस आएगा, नुकसान पूरा होगा पूरा होगा, खत्म करें। ट्रेड आपकी गलत होगी, नॉलेज के खिलाफ होगी, तो लगाएं, थोड़े एसएल लगाएं, नहीं, नहीं लगाया तो मैनुअली ट्रेड क्लोज करते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? और नॉलेज सीखें, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ट्रेड लें। अगर नॉलेज इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है तो जल्दबाजी में ट्रेड मत लें। ये बात चले आगे डिटेल में, हम मनी मैनेजमेंट में एक हमारा टॉपिक होगा, उसमें बात करेंगे। तो अब आगे बात ये रह गई कि फिर आप देख लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक समंदर है इन लोगों के लिए, हमारे लिए। ठीक है ना? हमें पानी कितना चाहिए समंदर में से? बस जितना हम हाथ मुंह धो लें, नहा लें, बस इतना पानी मिल जाए ना, हमें काफी है। लेकिन अगर हम बजाय इसके कि हम समंदर के किनारे पे जाके हाथ मुंह धोएं, नहाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शुक्र है पानी मिला इतना कि हमारी जरूरत पूरी होगी, और वापस चले जाएं, अगर हम कहें कि नहीं हम तो जनाब समंदर के बीच में जाएंगे और हम पानी में ही रहेंगे हर वक्त, ठीक है, और पूरी बस्ती को, पूरी शहर को हम पानी सप्लाई करेंगे समंदर में से, तो फिर हम खुद भी समंदर की लहरों में से बाहर जिंदा निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये फैसला कौन करेगा फिर? वो लहरें, समंदर का पानी, फिर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग ये टीम डिसाइड करेगी ना। तो इसलिए ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है। अब इसमें ये आपको मिसाल क्यों दे रहा हूं मैं, सप्लाई और डिमांड का टॉपिक शुरू करने से पहले ये मिसाल क्यों दी टीम ए और टीम बी की? ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगले पेज के ऊपर आपको समझ आ जाए कि जो टीम ए है ना, जो उनके प्लस पॉइंट्स देखें आप। यहां पे मैं लिखता हूं जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, और ये है टीम ए,
और ये है टीम बी। अच्छा, इनकी खसूसियात लिखते हैं। ठीक है ना। टीम ए की खसूसियत क्या है कि ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते। ये इनका प्लस पॉइंट है। क्यों? आपके पास अरबों डॉलर हो, आप पागल हैं कि आप खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे? बल्कि आप क्या करेंगे कि आप बेस्ट दुनिया के जो ट्रेडर हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी या पैकेज ऑफर करके उनको हायर करेंगे। उन्हें कहेंगे यार हमारे लिए ट्रेड करो, छोड़ो। तो उनके और आपके ट्रेड करने में या हमारे ट्रेड करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। अच्छा, टीम बी की पहले इसके मुकाबले में खसूसियात क्या है? ये लोग खुद ट्रेड करते हैं जी। क्यों? पैसा या तो हमारे पास होता नहीं है, अगर है तो बहुत थोड़ा है। थोड़े पैसे से हम बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी में होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी खुसूसियत क्या है इस ग्रुप की? ये सारे वीक पॉइंट्स हैं, आप देखिएगा ये सारे वीक पॉइंट्स हैं इधर। और इधर ये सारे के सारे जितने भी मैं लिखूंगा ना, ये सारे प्लस पॉइंट्स होंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन के ऊपर जो बंदा लाइनें लगा रहा है, तैयब साहब, सर आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से? ओके जी। तो अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग खुद ट्रेड करते हैं और थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बदले में इनका प्लस पॉइंट क्या है कि टारगेट ये लोग डेली, वीकली या मंथली टारगेट के ऊपर काम करते हैं। मंथली टारगेट पर काम करते हैं कि कितना नुकसान करना है, यानी एसएल कहां पे होना चाहिए और टीपी कहां पे होना चाहिए। तो ये इनका प्लस पॉइंट बन जाता है। और हमारा जो इस ग्रुप का टीम बी का ये वाला वीक पॉइंट बन जाता है। हम अपने लालच को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि यार 1% प्रॉफिट आप बना लो दिन में फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो इनका टारगेट पता क्या होता है? इनका टारगेट होता है 0.25% डेली प्रॉफिट। ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि वो 5% प्रॉफिट डेली बनाए ना, तो भी उसको थोड़ा समझते हैं। वो कहते हैं ये थोड़ा है। तो फिर आप बताएं कि ये अकाउंट उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? मतलब $100 का अकाउंट होता है, और उनसे पूछे भाई आज कितनी, बड़े खुश होते हैं कि थोड़ी देर में हमने जी $1 बना लिया, मतलब 1% प्रॉफिट बना लिया है आपने, बस करो भाई टारगेट पूरा हो गया है। अच्छा, ज्यादा करना है यार, $2 प्रॉफिट बना लो, ट्रेड बंद कर दो, 2% हो गया है। वो $10 भी प्रॉफिट बनाएंगे ना $100 के अकाउंट में एक दिन में, तो वो कहेंगे नहीं अभी और बनाना है। वो जारी रखेंगे ट्रेड, और ट्रेडें लगाओ और ट्रेडें लगाओ। ठीक है। और ये लोग क्या है, वो कहते हैं भाई 0.2% प्रॉफिट एक हफ्ते का, एक महीने का बहुत है। तो फिर कौन पैसा कमाएगा? ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अपने लाल, ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपने हर वक्त जो है वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हर जगह से। जहां से ट्रेड मिले बस इंटर हो जाओ जी। ये लोग हर जगह से ट्रेड नहीं लेते। कहां से लेते हैं? सही जगह से इंतजार करते हैं, वहां से ट्रेड लेते हैं नॉलेज के मुताबिक। तो हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं वो इस ग्रुप के सारे प्लस पॉइंट्स हैं, उनके फायदे के लिए हैं वो पॉइंट्स। हमें इन पॉइंट से नुकसान होता है, इनको इन पॉइंट से फायदा होता है। अब आखिरी ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि ये जो एक्सपर्ट्स ट्रेडर होते हैं ना, ये वाले एक्सपर्ट ट्रेडर्स, ये लोग
ज्यादातर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के मुताबिक, ये वर्ड में लिख रहा हूं, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ये इसलिए जब हम ये सप्लाई और डिमांड जोन्स का कंसेप्ट सीखेंगे तो उसके बाद हम अगर इंतजार करके ऐसी जगहों से हम ट्रेड लेंगे जहां से ये लोग भी ट्रेड ले रहे हैं, तो इनकी ट्रेड के साथ ही हमारी ट्रेड अगर लगेगी बाय की या सेल की, तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारी ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 80% प्लस हो जाएगी। ये है सप्लाई एंड डिमांड जोन का कंसेप्ट। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब सप्लाई और डिमांड जोन है क्या बेसिकली, इसमें शुरू करते हैं जी इसको सीखना। सप्लाई और डिमांड जोन्स में बुनियादी तौर, नहीं गलत हो गया, चार तरह की बुनियादी कैंडल्स की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, वो कौन सी हैं? चार किस्म की। पहली जो किस्म है वो है रैली बेस रैली मूवमेंट। इसको इंग्लिश में मैं ऐसे लिखूंगा, रैली। ये मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी, रैली को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं और बेस को मैं लिखता हूं ब्लैक कलर से, और फिर रैली इसको मैं लिखता हूं फिर ग्रीन कलर से। ठीक है जी, ये पहली मूवमेंट हो गई। और इसके बाद जो दूसरी मूवमेंट होती है वो होगी रैली बेस और फिर ड्रॉप। इसको अब हम इंग्लिश में लिखते हैं आगे, तो इसका मतलब ये होगा कि रैली ग्रीन कलर से ही, बेस ब्लैक कलर से, और ड्रॉप यानी कि जब प्राइस नीचे गिरेगी तो वो आ जाएगी रेड कलर से, ड्रॉप। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी और चौथी दो और रह गई, ये हम बना लेते हैं। अब रैली वाला खत्म हो गया पहले, अब हम ड्रॉप से शुरू करते हैं। ड्रॉप, ऊपर से प्राइस नीचे गिरी, रैली का मतलब होता है नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है। ड्रॉप और बेस, माशाल्लाह, एक देखें ऑन है और बातें कर रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ड्रॉप, बेस और रैली, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ड्रॉप का मतलब रेड कलर, ऊपर से प्राइस नीचे गिरी,
बेस का मतलब ब्लैक कलर में हम लिख लेते हैं, और रैली का मतलब ग्रीन। ऊपर से प्राइस नीचे ड्रॉप हुई, बेस बनाया और फिर रैली कर गई, ऊपर चली गई यानी कि। और चौथा और आखिरी जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ड्रॉप, प्राइस ऊपर से नीचे आई, बेस बना, बेस बनने के बाद ऊपर जाने की बजाय ड्रॉप होगी, नीचे चलेगी। और इसको हम कहेंगे ड्रॉप, फिर बेस बनी, और फिर बेस के बाद फिर दोबारा प्राइस नीचे गिर गई, ड्रॉप हो गई। ठीक है जी। अब आप देखें कि इसको आप इंग्लिश में सारे सीक्वेंस को अगर शॉर्ट वर्ड में लिखें, आप ये भी कह सकते हैं कि रैली बेस, रैली का मतलब है RBR पैटर्न। ठीक है, ये पहला पैटर्न हो गया रैली बेस रैली। दूसरा पैटर्न हो गया रैली बेस ड्रॉप, R रैली के लिए, बी बेस के लिए, और डी ड्रॉप के लिए, RBD पैटर्न। दूसरा पैटर्न ये हो गया। तीसरा पैटर्न हो गया ड्रॉप, बेस और रैली, DBR पैटर्न। और चौथा और आखिरी पैटर्न हो गया क्या, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, DBD पैटर्न। ये सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट है फॉरेक्स में, वो इन चार मुख्तलिफ किस्म के जो कैंडल्स की मूवमेंट है, चार मुख्तलिफ किस्म की, इसके ऊपर मुश्तमिल है जी, सारा सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। अब सबसे इन चारों को हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे कि ये क्या होती है, किस तरह की कैंडल्स की मूवमेंट होती है। अब देखें, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हमने कौन सा लिखा था, रैली। पहला कौन सा लिखा था जी, रैली बेस रैली। ठीक है, रैली बेस रैली पैटर्न क्या होता है, वेव, इसमें लहर किस तरह की बनेगी, वेव कैसी बनेगी। रैली बेस रैली, रैली का मतलब होता है जी, जब कैंडल्स नीचे से ऊपर जाती हैं, जब कैंडल्स नीचे से ऊपर जाती हैं। ठीक है, एक स्विंग, यानी कि इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है, यहां से ग्रीन कैंडल्स एक बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी बनी। ये एक कैंडल भी हो सकती है बड़ी ग्रीन, ग्रीन कलर की कैंडल्स की बात हो रही है। जो कैंडल्स नीचे से ऊपर जाती हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन ही बनता है ना। तो वो एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कैंडल्स की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स। लेकिन शर्त क्या है कि जब तक ग्रीन कैंडल्स बनती रहेंगी, यानी प्राइस नीचे से ऊपर जाती रहेगी, हम कहेंगे कि ये कैंडल्स क्या कर रही हैं, रैली कर रही हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया रैली। बेस का मतलब क्या होता है कि जब कैंडल्स, एक कैंडल भी हो सकती है और एक से ज्यादा कैंडल भी हो सकती है, ना ऊपर जाएं और ना नीचे जाएं, तो क्या होगा, साइडवेज में मूव करना शुरू कर देंगी। तो उसको हम कहते हैं कि ये बेस बनना शुरू हो गया है। ठीक है जी। अब बेस आगे कैसे बनेगा, देखें, बेस के अंदर, मिसाल के तौर पे, अब ये आप चीज नोट करें, यहां पे जो मैंने तीन कैंडल्स बनाई है, कि ये कैंडल नीचे से ऊपर गई है ना, प्राइस नीचे से ऊपर लेके गई है। ये कैंडल भी पिछली कैंडल के हाई से ऊपर जाके क्लोज हुई है, देखें। यानी कि ये अगली कैंडल भी ऊपर गई है, प्राइस को थोड़ा सा ही ऊपर लेके गई, लेकिन ऊपर तो लेके गई है ना पिछली से। उससे अगली कैंडल देखें, ये इस पिछली के हाई से ऊपर जाके क्लोज हुई है, इसका मतलब है ये कैंडल भी प्राइस को मजीद ऊपर लेके गई है, बेशक थोड़ा सा ही लेके गई है। तो जब तक
रैली का मतलब होता है कि जब तक एक कैंडल प्राइस को नीचे से जो ऊपर लेके जा रही है ग्रीन कैंडल, उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल भी प्राइस को मजीद ऊपर लेके जाए, उससे अगली मजीद ऊपर लेके जाए, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये रैली जारी है। और ये कब तक चलती रहेगी हमें नहीं पता। ये रैली छोटी भी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है। यानी जब तक पिछली कैंडल से ऊपर जाके नई कैंडल ग्रीन क्लोज होती रहेगी, ठीक है, या ऊपर जाती रहेगी पिछले हाई को तोड़ के, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये रैली जारी है जी। हमें नहीं पता कि ये कब तक जारी रहेगी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब यहां पे जाके मिसाल के तौर पे, इस जगह पे जाके मिसाल के तौर पे, अब प्राइस ऊपर जाने की बजाय यहां पे एक कैंडल ऐसी बनती है कि जो क्या करती है, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब देखिएगा कि एक ये कैंडल बनी यहां से और यहां से। अब इस कैंडल ने क्या किया कि इस कैंडल ने, ये मुख्तलिफ कैंडल बन गई, इसने पिछली कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर नया हाई भी बनाया, लेकिन पिछली जो कैंडल थी उसके लो को तोड़ के नीचे और नीचे भी आ गई। ठीक है, बेशक इसकी शक्ल ऐसी हो, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं जी रेड कलर है इसका जब क्लोज हुई तो। अब मुझे बताएं कि इस कैंडल ने क्या किया। इसका साइज छोटा भी हो सकता है, ये ऐसी भी हो सकती थी। ये कैंडल जो है, मतलब इसकी जरूरी नहीं है कि बॉडी इतनी बड़ी हो, बॉडी छोटी भी हो सकती है इसकी। देखिएगा अभी मैं छोटी बॉडी की बनाऊंगा। ये इसका साइज ऐसा भी हो सकता था। ये लें जी। अब आप देखें कि ये जो कैंडल की शक्ल है, इसने क्या इंडिकेशन दे दी। इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शक्ल देखें आप। मतलब इसने इंडिकेशन ये दे दी कि अब जिस तरीके से प्राइस पहले ऊपर जा रही थी, जिस स्पीड से, उसमें अब ब्रेक लग गई है। ठीक है। अब फर्ज करें इसके बाद कुछ कैंडल्स यहां पे इस तरीके से बन जाती हैं, इसने इसको कंफर्म कर दिया चीज को कि अब प्राइस ऊपर कोई नहीं जा रही, रुक गया साइडवेज, नहीं ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज चैनल बनना शुरू हो गया। तो याद रखें कि जब रैली, यानी ग्रीन कैंडल्स ऊपर, मुसलसल ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं, प्राइस ऊपर जाती जा रही है, तो ये हम कहेंगे कि रैली हो रही है। लेकिन जब वो आगे कैंडल्स जो है वो रुकी, ठीक है, और ना प्राइस ऊपर जा रही है ना प्राइस नीचे जा रही है, यानी कि साइडवेज में चलनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस बन रही है जी। बेस बन रही है। ठीक है। अच्छा, यानी साइडवेज मूवमेंट हो रही है। बेस का मतलब क्या हुआ कि साइडवेज मूवमेंट हो रही है कैंडल्स की। अब साइडवेज में से जब वो निकलेगी, हमें क्या पता कि ये साइडवेज का सिलसिला कब तक चलेगा। थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत लंबा अरसा चले। ऐसा ही है ना। तो जब भी बेस टूटेगा, मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स इस तरीके से कुछ ग्रीन कलर की कुछ रेड कलर की ये बन रही थी यहां पे, ठीक है। लेकिन फिर जब कभी ये बेस टूटेगा, या तो कैंडल ऊपर की तरफ निकलेगी या कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। अगर ऊपर की तरफ निकलेगी तो इसका मतलब है कि फिर ये बेस, सॉरी, रैली करना शुरू कर देगी ना। मिसाल के तौर पे कैंडल एक निकलती है यहां से कुछ इस तरीके से, उसने बेस को तोड़ा, बायर क्लोज हुई इस तरह से।
अब इस कैंडल ने, ये जो कैंडल की शक्ल है इस तरह की या इस तरह की, ये क्या बता रही है कि इसने ये जो सिलसिला था बेस वाला, इसको चैलेंज कर दिया, तोड़ के बाहर क्लोज हो गई है, बड़ी कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, हाई वॉल्यूम कैंडल जिसने बेस को तोड़ा है। और उसके बाद अगर आगे फिर वही ग्रीन कैंडल्स का पिछले वाला सिलसिला शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अब फिर रैली होना शुरू हो गई है, बेस टूटा और फिर रैली हो रही है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रैली, पहले रैली हुई नीचे देखें, बेस बना, और फिर बेस जब टूटा तो ऊपर रैली, यानी कि रैली होना शुरू हुई, यानी कि फिर ग्रीन कैंडल्स ऊपर बनना शुरू हो गई। इस पैटर्न को हम कहते हैं रैली बेस रैली। ठीक हो गया जी, सिंपल है। आप पहले, आपने वेव्स का कंसेप्ट आपका क्लियर है, ट्रेंड्स का, ठीक है, बुलिश ट्रेंड, यानी कि ये बेसिकली ये भी वही है, प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन इसको नाम हमने दिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो है वो नाम इसको क्या दिया जाता है, हमने नहीं दिया वैसे, सप्लाई और डिमांड का, ये कंसेप्ट आपको अभी आगे मजीद समझ आएगा। इसमें जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो रैली हो रही थी, इसमें कितनी कैंडल्स हो सकती हैं, ग्रीन कैंडल्स। बाजुकात सिर्फ एक कैंडल भी काफी होती है ग्रीन, अगर बड़ी शेप बने इस तरीके से, एक ही कैंडल इस तरह से ऊपर बने, लंबी, बड़े साइज की, तो देखे ना कितनी ज्यादा रैली हुई है, यहां से लेके यहां तक प्राइस पहुंच गई है। बाजुकात क्या होता है कि एक ही कैंडल रैली करती है और उसके बाद एक ही कैंडल बेस बनाती है, ये देखें यहां पे, ठीक है जी। इसका बेस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन और रेड। अब देखिए ये हमें पता चल रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर गई कितनी, और इसने उस सिलसिले को रोक दिया, तो ये एक कैंडल भी बेस बना सकती है। और फिर अगली कैंडल रैली शुरू हुई, वो एक कैंडल भी, ठीक है ना, उसने यहां से शुरू हुई और एक कैंडल भी अगली रैली शुरू कर सकती है, ये देखें उसने बेस को तोड़ दिया। तो इसमें रैली में, बेस में और फिर रैली में कैंडल्स की तादाद थोड़ी भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, वो मैटर नहीं करती। देखना ये है कि कैंडल्स का पैटर्न किस तरीके से बना है। अब देखें ये अकेली कैंडल ने भी रैली की है, फिर ये अकेली कैंडल ने बेस बनाया यहां पे, और फिर एक ही कैंडल ने बेस को तोड़ा और फिर रैली शुरू कर दी। और ये एक से ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं यहाँ पे बेस में और रैली में। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब अगला जो पैटर्न है हमारा, वो था कौन सा, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, ये चार पैटर्न ही बनेंगे, पांचवा पैटर्न बन नहीं सकता। उसको देख लेते हैं जी। रैली बेस ड्रॉप, सिंपल, कि पहले ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, यानी रैली हो रही थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कैंडल्स ने बीच में डाला फड्डा। फड्डा का मतलब बेस बनाना शुरू कर दिया, यानी रेस्ट करना, साइडवेज में चलना शुरू कर दिया, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। तो क्या हुआ कि एक बेस बनना शुरू हुआ, और फिर जब वो बेस टूटा, तो बजाय इसके कि ऊपर की तरफ टूटता, वो हुआ ये कि किसी एक कैंडल ने हिम्मत की, बड़ी कैंडल, उसने बेस को नीचे की तरफ तोड़ दिया, यानी प्राइस नीचे ड्रॉप होना शुरू हुई, ठीक है, और उसके बाद अगला सिलसिला नीचे प्राइस जाने का शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि देखें, ये पहले हो रही थी रैली, प्राइस ऊपर जा रही थी, ये रैली हो रही थी, ये बेस बनी यहां पे, इस केस में एक दो तीन कैंडल्स बेस कैंडल्स हैं, तीन कैंडल्स ने बेस बनाई,
फिर आप देखें कि अकेली कैंडल ने, ये वॉल्यूम कैंडल है, रेड, नीचे जाती हुई वॉल्यूम कैंडल, बड़ी बड़ा वॉल्यूम इसमें एंटर हुआ। याद रखें जब भी बेस टूटेगा ना, ऊपर की तरफ तो ग्रीन कैंडल होगी, नीचे की तरफ रेड कैंडल। तो ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, बड़ी लंबी कैंडल। ठीक है, तभी वो बेस टूटेगा, वरना तो टूटेगा नहीं। उसके बाद यहां से अब प्राइस ऊपर से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गई, यानी ड्रॉप हो रही है, प्राइस नीचे जा रही है। तो ये पैटर्न क्या बना, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, इसे कहते हैं रैली बेस ड्रॉप। रैली में, बेस में, ड्रॉप में कैंडल्स की तादाद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, तीसरी जो वेव है, अब ड्रॉप, पहले हमने दो रैली से शुरू किया, अब हम ड्रॉप से शुरू करते हैं। ड्रॉप बेस रैली, एक होगा चौथा ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये रह गए। अब इसमें देखें, पहली में ड्रॉप, यानी प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, रेड कैंडल्स बन रही थी। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, नीचे गिरते हुए प्राइस रुकी, किसी एक कैंडल ने फटा डाला पहले ये। ठीक है, फिर अगली कैंडल्स एक दो और बनी, कम या ज्यादा, रेड और ग्रीन कलर की मुख्तलिफ। लेकिन आपको नजर आ गया कि देखें अब ये बेस बनना शुरू हो गया, यहाँ पे प्राइस साइडवेज चल गई है। ठीक है, तो ये बेस बनी। इससे पहले प्राइस ऊपर से नीचे हो रही थी, ठीक है, ड्रॉप कर रही थी, यानी गिर रही थी, बेस बनी। और उसके बाद फिर जब बेस टूटा, तो रैली, यानी कि एक लंबी कैंडल ने, वॉल्यूम कैंडल ने ऊपर की तरफ बेस को तोड़ा है। तो वो बेस तभी टूटेगा जब एक बड़ी कैंडल, जिसे हम, इसको हम कहेंगे बुलिश वॉल्यूम कैंडल, जो बेस को ऊपर की तरफ तोड़ेगी। लंबी कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, इसमें बहुत ज्यादा बाय का वॉल्यूम पड़ेगा, तभी ये ऊपर तोड़ेगी ना। जो नीचे, वॉल्यूम कैंडल नीचे की तरफ बेस को तोड़ती है, उसे बेरिश वॉल्यूम कैंडल कहते हैं। रेड कैंडल को, बड़ी कैंडल को, जो बेस को तोड़ती है नीचे की तरफ। तो अब इसके बाद हम कहेंगे कि जनाब फिर रैली चलना शुरू हो गई है जी। ठीक है, ये देखें आप, फिर रैली। तो ड्रॉप, बेस और रैली। ठीक है जी। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप में क्या होगा कि यहां से, मिसाल के तौर पे, ऊपर से ये कैंडल्स आ रही थी, नीचे ड्रॉप हो रही थी प्राइस। ठीक है, यहां पे रुकी, ये बेस बना, और यहां से जब भी बेस टूटेगा, वो नीचे की तरफ एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल तोड़ेगी। इसको हम कहेंगे बेरिश वॉल्यूम कैंडल। और उसके बाद प्राइस मजीद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, पहले प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी, यानी ड्रॉप हो रही थी, फिर बेस बना, और बेस टूटा नीचे की तरफ, तो फिर प्राइस नीचे जाना शुरू होगी, यानी ड्रॉप करना शुरू होगी। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये चार मुख्तलिफ पैटर्न हैं, पांचवा बन नहीं सकता कोई। आप बना के देख लें, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हमने, कुछ वर्ड्स नए इस्तेमाल किए हैं अभी तक जो हमने बात की, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए अल्फाज सप्लाई और डिमांड के। वो कौन से हैं? पहला, हमने बात की रैली, समझ लग गया जी, प्राइस जब ग्रीन कैंडल्स जो ऊपर जाती हैं। चले, अच्छा, दूसरा हमने बात की ड्रॉप, तीसरा हमने बात की बेस। ठीक है जी। चौथी हम बात की हमने वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम कैंडल।
और पांचवी हमने बात अभी करेंगे बोरिंग कैंडल। कैंडल, ठीक है जी। ये पांच अल्फाज हमने, पांचवा अभी यूज नहीं किया, वो मैं अभी करूंगा। तो लेकिन सप्लाई और डिमांड में ये पांच नए अल्फाज इस्तेमाल आज हम करेंगे, या कुछ कर चुके हैं, कुछ आगे करेंगे। ठीक है, रैली का मतलब आपको पता चल गया है। रैली का मतलब होता है कि जब प्राइस ग्रीन कैंडल्स नीचे से ऊपर जाते हुए बनती हैं, उसको हम रैली कहते हैं। ड्रॉप का मतलब आपको पता चल गया है कि जब एक या एक से ज्यादा कैंडल्स रेड बने ऊपर से प्राइस नीचे जाते हुए, तो उसको हम ड्रॉप कहते हैं। बेस का मतलब भी आपको पता चल गया है कि जब प्राइस ऊपर जाते हुए या नीचे रैली करते हुए या बेस ड्रॉप होते हुए एकदम से बीच में रुक जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, उस साइड वेज चलना शुरू हो जाए, उसको हम बेस। बेस कैंडल्स जो होती हैं वो उनका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। कुछ का ग्रीन होगा, कुछ का रेड होगा, और कुछ जो है वो इस तरह से बनेगी कि उनकी बॉडी बिल्कुल ही नहीं होगी, ऐसे भी बनेगी कैंडल्स, ये बॉडी का कलर ही कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। वॉल्यूम कैंडल, वो कैंडल जो बेस को तोड़ती है, बेस को ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ती है। ठीक है जी। ये लंबी, और ये लंबी कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है। लंबी का मतलब बड़ी कैंडल होती है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम पड़ता है, बड़ी कैंडल होती है। सुर्ख या ग्रीन कलर दो ही हो सकते हैं इसके। ठीक है जी। एक बुलिश वॉल्यूम कैंडल हो सकती है और एक बेरिश वॉल्यूम कैंडल हो सकती है। अब रह गया बोरिंग कैंडल। इसका आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब ये सीखना इंपॉर्टेंट है। सिंपल बात ये है कि सबसे पहले चार जो हमने वेव्स के पैटर्न सीखे हैं, उनमें से चार्ट में हम देखेंगे कि इस वक्त पैटर्न कौन सा चल रहा है। ठीक है जी। जहां पे कैंडल मूव कर रही है लाइव, उससे पीछे कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी जो पैटर्न जो चल रहा है, मिसाल के तौर पे वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, और यहां पे बीच में किसी कैंडल ने डाल दिया फड्डा। उसने कहा कि नहीं, बहुत हो गया, अब हमने रेस्ट करना है, और ये साइडवेज बनना शुरू हो गया। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ये हमारा बन गया बेस। अब आप देखें कि ये पहले हो रही थी रैली, प्राइस ऊपर गई, ये यहां पे बन गया बेस, अभी बन रहा है। ठीक है। और फर्ज करें कि एक कैंडल जो है वो लंबी वॉल्यूम कैंडल बनती है यहां पे, जो कि इस बेस को नीचे की तरफ तोड़ती है, तो ये वॉल्यूम कैंडल का जो कलर होगा क्या होगा फिर? रेड होगा डेफिनेटली। तो बेस टूट गया जी। ठीक है। याद रखें कि जब भी बेस को तोड़े एक रेड कैंडल, बेरिश वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, तो इसका मतलब है अब ड्रॉप शुरू हो गई है ना प्राइस। तो यहां पे
फ्यूचर के लिए अब देखें, ये फर्ज करें अभी कैंडल यहां पे चल रही है जी, ये इस जगह पे ये लाइव कैंडल है, यहां पे ये है कैंडल लाइव। ठीक है, ये कैंडल है यहां पे। अब हमने यहां पे बनाना देखना है कि जो इस जगह से प्राइस शुरू हुई थी, यहां से रैली चली, ये बेस बना, और यहां से प्राइस नीचे गिरी, ड्रॉप हुई। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो पीछे बेस बना था माजी में, ये वाला, इस बेस में क्या सप्लाई जोन बनेगा या डिमांड जोन बनेगा। अच्छा, याद रखने वाली बात है, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको और समझ आ जाए, याद रखें। सप्लाई और डिमांड जोन्स हमेशा टूटे हुए या ताजा टूटे हुए, ताजा ताजा, यार ताजा एक ही दफा लिखता हूं, दो दफा फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ताजा टूटे हुए बेस के अंदर बनाया जाता है, और ये जो भी आपने सप्लाई या डिमांड जोन बनाया है, डिमांड जोन मुस्तकबिल में फायदा देता है, मुस्तकबिल में फायदा देता है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड में। समझ गए क्या मतलब है इसका? पढ़ें जरा गौर से कि अभी ये जो सप्लाई हो या डिमांड का जोन हो, ये बनेगा कहां पे? जो अभी ताजा बेस टूटा है, तो यहां पे कैंडल अभी यहां पे है, ये वाली लाइव, तो ताजा बेस कौन सा टूटा है इस मिसाल में? ये वाला। तो इस बेस में हमने देखना है कि क्या कौन सा जोन बन रहा है, यहां पे सप्लाई का बन रहा है या डिमांड जोन बन रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। और वो सप्लाई या डिमांड जोन अगर बन रहा है तो हमें उसमें वो ट्रेड कब देगा? आगे फ्यूचर में, मुस्तकबल में। ठीक है, हमें पहले से पता होगा कि ये जोन है हमारा, वो भी हम बनाएंगे, तो जो कि मुस्तकबिल में हमें फायदा दे सकता है फ्यूचर में। ये बात क्लियर होगी जी, इसलिए मैंने उर्दू में देखो पूरी रदीफ और काफिया मिला के लिख दी है ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है? याद रखें कि जब भी जो बेस टूटा है, अगर तो बेस को तो नीचे की तरफ टूटा है, जो वॉल्यूम कैंडल है वो सुर्ख रंग की बनी है, बड़ी, जो ये वाली कैंडल थी, अगर तो ये कैंडल बनी है रेड बेरिश बड़ी, इसका मतलब है कि अब यहां पे सिर्फ सप्लाई जोन ही बन सकता है। अब मैं देखें आगे और लिख रहा हूं, दूसरी बात, अगर बेस को तोड़ने वाली बेरिश वॉल्यूम कैंडल है, तो इस बेस में सिर्फ सप्लाई जोन ही हो सकता है।
एक बात। दूसरी बात, चले यहां पे लिख देता हूं दूसरी बात। और अगर बेस को तोड़ने वाली जो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल है, वो है बुलिश, ऊपर की तरफ तोड़ा है, बुलिश वॉल्यूम कैंडल है, तो इस बेस में क्या हो सकता है जी? सिर्फ अब डिमांड जोन हो सकता है, जोन ही हो सकता है, या बन सकता है, ही बन सकता है, सप्लाई नहीं बन सकता। ये बात क्लियर हो गई। सिंपल, आप देखें कि ये बेस को तोड़ने वाली वॉल्यूम कैंडल कौन सी है? रेड कलर की, नीचे की तरफ तोड़ा है, बेरिश वॉल्यूम कैंडल, तो अब इसमें सिर्फ सप्लाई जोन ही हो सकता है जी। सिंपल। आगे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना और मजीद समझ आ जाएगी, याद भी रह जाएगा। और अगर वॉल्यूम कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ ग्रीन बनी थी, ऊपर की तरफ बेस टूटा है, तो फिर इसमें डिमांड जोन बनेगा मुस्तकबिल के लिए। ठीक है ना? अच्छा, अब अगले पेज पे आ जाएं, बल्कि मैं इसी पेज को, ये मैंने बनाई हुई है, इसको जल्दी से मैं जरा अंडू करता हूँ आधे को, ताकि आगे जगह खाली बचे, और इसमें हम अब बनाएं सप्लाई जोन। फिर आगे एक इस तरह की डायग्राम में डिमांड जोन बना लेंगे। टाइम बचाना जरूरी है। अच्छा जी, अब यहां पे ओके, जो सिंपल तरीका है, जिस तरह से लोग, ज्यादा जो ट्रेडर हैं, सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं, जो बहुत आसान है। और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा मजीद एडवांस तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, कि डिमांड या सप्लाई जोन बनाने का एडवांस तरीका कौन सा होता है, जो ज्यादा परफेक्शन वाला होता है। ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि अगर बेस टूटा है नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे यहां पे टूटा है इस मिसाल में, तो वो जो टोटल बेस की मोटाई है, नीचे से एक लाइन लगाते हैं, कैंडल्स, बेस वाली कैंडल्स जितनी भी हैं, उनके लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके सीधा आगे की तरफ लाइन गुजार देते हैं, सीधा। इसी तरीके से उसी बेस के जो कैंडल्स की हाई पॉइंट्स हैं, उसको टच करके एक लाइन सीधी आगे गुजार देते हैं, ठीक है, लंबी ऐसे। और ये एक लेवल बना देते हैं, और इसको वो नाम देते हैं क्या? मुस्तकबल के लिए सप्लाई जोन। अब होगा क्या? ठीक है जी, याद रखें कि सप्लाई जोन में जो वो टीम ए थी, पिछली मिसाल में जो माफिया, जो स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं, उनके जो ट्रेडर होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड ट्रेडर होते हैं, तजर्बाकार, वो क्या करते हैं कि जो पावरफुल अच्छे सप्लाई जोन होते हैं ना, इस जोन में वो सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं पहले से ही। ठीक है जी। अब किस उम्मीद में? वो ये कहते हैं कि जब कभी कैंडल नीचे जाके, चाहे कितनी भी नीचे क्यों ना चली जाए, जब कभी वापस ऊपर आएगी, ठीक है, अगर कभी आई तो क्या होगा? अब ये आ रही है ऊपर। अब देखिए, यहां से प्राइस ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि इस वक्त बायर ज्यादा है ना, सेलर नहीं है या थोड़े हैं, तो प्राइस ऊपर जा रही है, डिमांड ज्यादा है। तो जैसे ही ये कैंडल इस जोन को टकराएगी, जो कि सप्लाई जोन बनाया हुआ है, कुछ सेल के ऑर्डर यहां पे पड़े हुए हैं, ये इस जगह पे, ये उठेंगे। अब सेलर ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, कुछ यहां पे पड़े हुए हैं वो उठेंगे, कुछ यहां पे पड़े हुए हैं वो उठेंगे। ठीक है, तो जब जहां पे भी
सेलर की तादाद ज्यादा होगी, बायर कम हो जाएंगे, तो वहां से ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप देखें कि जो सप्लाई जोन हमने पहले से बनाया हुआ था नॉलेज के मुताबिक, ये जो रैली बेस और ड्रॉप का जो नॉलेज था, उसके मुताबिक हमारे सप्लाई जोन की ये मोटाई जो थी ना दीवार, ये पहले से तयशुदा है। बेस की जो कैंडल्स की लोज और हाइस की, वो सीधी जा रही है आगे। तो यहां से ही या तो किसी ने पेंडिंग सेल का ऑर्डर लगाना है तो वो यहाँ पे सेंटर में लगा देगा, या यहाँ पे शुरू में लगा देगा, या यहाँ पे लगा देगा, ऐसा ही है। लेकिन एक ट्रेडर वो है जो पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा रहा, लेकिन उसने ये सप्लाई जोन बनाया हुआ है चार्ट के ऊपर। वो देख रहा है कि जैसे ही यहां से वापस प्राइस नीचे की तरफ जाएगी ना, जाना शुरू करेगी, इसका मतलब है कि अब सेलर्स की तादाद ज्यादा हो गई है, तो वो यहां से सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएगा, लाइव ट्रेड में, जिसे इंस्टेंट मार्केट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, वहां से होगा तो उसको भी यहां से लेके यहां तक थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो ले लेगा। ये कंसेप्ट समझ आया? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक सप्लाई जोन बनाने का तरीका है बहुत सिंपल। ये सिंपल तरीका है कि इसमें सप्लाई जोन की जो मोटाई है दीवार की, वो कितनी होगी, जितना आपका बेस का टोटल मोटाई है, वही आगे आप खींच लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? इतनी इतनी ज्यादा मोटाई में कि बाज औकात वो जैसे ही टच करता है ना नीचे से कैंडल, यहाँ पे निचली सप्लाई जोन की निचली दीवार को, वहां से ही वापस आ जाती है प्राइस। बाज औकात थोड़ा सा अंदर से वापस आती है, बाज औकात बहुत अंदर से, और बाज औकात यहाँ से ऊपर से और यहाँ से एसएल खा के वापस आएगी। तो इसके लिए फिर एडवांस तरीका कौन सा है? एडवांस तरीका ये है कि हमें पता हो कि ज्यादा चांसेस क्या हैं, ज्यादा जो सेल के ऑर्डर होंगे पेंडिंग, वो कहां पे पड़े होंगे इतनी मोटी दीवार में। क्या यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे? अगर हमें ये पता चल जाए कि सबसे ज्यादा जो पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे पड़े हुए हैं या यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो फिर हम इंतजार करेंगे ना कि यहां तक जाने का, और वहां से जब मुड़ेगी तो हम सेल की ट्रेड में इंटर होंगे, या हमारा जो पेंडिंग सेल ऑर्डर है वो भी हम उधर प्लेस करेंगे। ऐसा है कि नहीं? अब ये हमारा मसला हल कैसे होगा? सिंपल है जी। उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो अपने सप्लाई जोन की दीवार की जो मोटाई है ना, उस दीवार की मोटाई को कम से कम करने की, बारीक दीवार बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सप्लाई जोन की जो दीवार की मोटाई है वो जितनी पतली होगी उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। ऐसा ही है। तो वो दीवार की जो मोटाई है वो हम कैसे कम करेंगे अपने सप्लाई जोन की, वो आपको बताने लगा हूं। असल में जो मैंने पहले ये पैटर्न बनाया हुआ है ना, मैं ड्राइंग में क्योंकि बहुत माठा हूं, तो इसलिए मैं, मेरी जान जाती है ये तस्वीरें बनाने से। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने एक दफा बना दी है तस्वीर, वो डिलीट ना हो, बस उसी पे काम चलाता रहूं। ओके जी। अब आप देखें कि अभी जो हमने लेवल बनाया हुआ है वो इतना मोटा लेवल है सप्लाई जोन का, इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है। अब मैं कम करने लगा हूं इसकी, वो तरीकाकार क्या होता है? ठीक है जी। सप्लाई जोन का ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए जरूरी ये है कि आप बेस के अंदर देखें कि वॉल्यूम कैंडल कौन सी है जिसने बेस को तोड़ा है। तो इस केस में ये वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली। ठीक है जी, ये वाली हमारी वॉल्यूम कैंडल है जिसने नीचे की तरफ बेस को तोड़ा है। और उस वॉल्यूम कैंडल से पीछे देखें बेस के अंदर कि कौन सी कैंडल ऐसी है जो वॉल्यूम कैंडल के सबसे ज्यादा नजदीक भी है और है भी बोरिंग कैंडल। अब यहां पे एक लफ्ज आ गया बोरिंग कैंडल का। बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल का मतलब होता है
कि परेशान करने वाली कैंडल। बोरिंग का मतलब क्या होता है? मैं बोर हो रहा हूं यार, ये वेरी इट्स वेरी बोरिंग। क्या मतलब? परेशान करने वाली या कंफ्यूजन वाली कैंडल। ये कैंडल कौन सी होती है? ऐसी कैंडल कि जिसकी, अच्छा ये मैं, मुझे लगता है अगले पेज पे ही जाना पड़ेगा। ओके जी, यहां पे मैं लिख दूं कि बोरिंग कैंडल कौन सी होती है। पहले तो हम बोरिंग कैंडल, हर वो कैंडल जो बेस के अंदर बने और उस कैंडल की बॉडी टोटल कैंडल के साइज का 50% हो या 50% से भी कम हो, कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। अब मैंने बड़ी स्पीड में लिखा है, पढ़ लो। मैं भी पढ़ लेता हूं कि ठीक लिखा है। बोरिंग कैंडल, हर वो कैंडल जो बेस के अंदर बने। आप देखो, लिमिटेड होता जा रहा है काम, बंद करते जा रहे हैं हम। बेस के अंदर बने, पहली बात कि बेस ढूंढना है, बेस के अंदर बने। लेकिन शर्त क्या है? और उस कैंडल की बॉडी, बॉडी किसे कहते हैं? कलरफुल हिस्से को। जब वो क्लोज हो जाए, कलरफुल हिस्सा उस टोटल कैंडल के साइज का आधा हो। बॉडी आधी होनी चाहिए टोटल साइज की, या आधी से भी कम होनी चाहिए। इस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अब समझ लो कि ये एक बेस है सीधा, ठीक है जी। इस बेस में हर वो कैंडल जिसकी जो बॉडी है, बॉडी का साइज है, चाहे उसका कलर रेड है या ग्रीन है, उसके कैंडल के टोटल साइज से, अब टोटल साइज यहां से लेके यहां तक है कैंडल का, उसकी बॉडी कम से कम 50% होनी चाहिए। टोटल साइज का है 50%, या 50% से भी कम होनी चाहिए, ऐसे। तो उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। इसका कलर, बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये देखें, ये भी बोरिंग कैंडल है क्योंकि टोटल बॉडी का साइज टोटल साइज से आधा या आधे से भी कम है, ठीक है जी। और इसका साइज इस तरीके से भी हो सकता है कि बिल्कुल बॉडी है ही नहीं, बस ऐसे ये इस तरह की शेप है काले रंग की, ठीक है। तो इवन ये वाली जो कैंडल होगी, ये भी बोरिंग ही होगी। ये देखिएगा, मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूं जी, इतनी बॉडी है इसकी, और ये लें जी, इसका इतना साइज है टोटल। अब भी देखें, जो बॉडी का साइज है वो टोटल साइज का आधा ही है, या आधे से भी कम लग रहा है। तो ये सारी कैंडल्स बोरिंग कैंडल्स हैं। डेफिनेशन भी मैंने ऊपर लिख दी है। ये बात क्लियर होगी जी। अब वापस आते हैं पीछे यहां पे। तो अब हम, ये जो बेस बना हुआ है, इसमें मुझे बताएं कि कितनी बोरिंग कैंडल्स हैं। देखें, एक तो ये बोरिंग कैंडल है, बेस के अंदर है, और इसकी बॉडी टोटल कैंडल की लंबाई से आधा से भी बहुत कम है, 10% से भी कम लग रही है। ऐसा ही है। ये एक नंबर वाली जो ये वाली है, एक तो ये है। ये दूसरी कैंडल है जी, ये भी बोरिंग कैंडल लग रही है, इस डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है। ये तीसरी है, ये भी इस डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है जो मैंने अगले पेज पे लिखी है। अब हमारे बेस में एक की बजाय तीन बोरिंग कैंडल्स हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। तो जब एक बेस में एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल हो ना, तो वहां पे हमें सिर्फ एक बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी होती है सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए। अच्छे वाला, छोटी मोटाई वाला, बारीक डिमांड या सप्लाई जोन। कौन सी? हमने देखना है कि जो वॉल्यूम कैंडल है, उसके नजदीक तरीन पीछे कौन सी बोरिंग कैंडल है। इस केस में ये वाली है जी, पहले नंबर पे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले नंबर को।
बाकी दो तीन चार जितनी भी पीछे हैं उनको हमने छोड़ देना है। अब आप देखिएगा कि यहां पे सप्लाई जोन की जो अब मैं बनाऊंगा मोटाई वो कितनी रह जाएगी। बेस के अंदर दो कैंडल्स हमने सेलेक्ट की, एक वॉल्यूम कैंडल आखिरी जिसने तोड़ा है नीचे की तरफ, और एक उस वॉल्यूम कैंडल के नजदीक तरीन कौन सी बोरिंग कैंडल है। इस केस में ये वाली पहले नंबर पे जो है ना काले रंग की, यही है नजदीक तरीन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सप्लाई जोन बनाने के लिए हम वॉल्यूम कैंडल की जो से नजदीक तरीन बोरिंग कैंडल है उसकी जो बॉडी का लो पॉइंट है, ये देखिएगा बॉडी का लो पॉइंट, यहां से सीधा आप आगे लाइन लगाएंगे। ये मैंने लाइन लगा दी जी। और दूसरी लाइन आप लगाएंगे वो जो बोरिंग कैंडल आपने सेलेक्ट की थी उसका जो हाई पॉइंट है ऊपर वाला, वो ये देखिए मैंने सीधी लाइन लगा दी। ये आपके सप्लाई जोन की एग्जैक्ट मोटाई है जी। ये आपका सप्लाई जोन बन गया रिफाइंड किस्म का। सबसे ज्यादा जो सब पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे ना सेल के, वो इस मोटाई इस दीवार के अंदर पड़े। अब देख रहे हैं दीवार की मोटाई कितनी कम होगी। सबसे ज्यादा चांस है कि जब भी ये कैंडल नीचे से वापस ऊपर आएगी, इस सप्लाई जोन को टकराएगी, जब भी वापस आएगी तो ज्यादा चांस है कि ये इस अंदर वाली जो दीवार है इसके नीचे से टकरा के वापस आ जाएगी, या इसके अंदर से, या यहां से, या यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके यहां से वापस आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये है सप्लाई जोन बनाने का एग्जैक्ट तरीका। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। एक तरीका पहला तो बहुत सिंपल है कि जो टोटल बेस है उसकी बेस की जो लो पॉइंट्स हैं कैंडल्स की उनका एक लाइन खींचें सीधी, और हाई पॉइंट्स है उनका आप सीधी लाइन खींचें। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारा सप्लाई जोन। बिल्कुल इसी तरीके से डिमांड जोन कहां पे बनेगा। सिंपल, कि जब भी किसी बेस को वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ तोड़े, तो जो बेस है उसमें सिर्फ डिमांड जोन ही बनेगा पीछे फ्यूचर के लिए। फिर सप्लाई जोन नहीं बनेगा। सप्लाई जोन सिर्फ उस बेस में बनता है जो बेस नीचे की तरफ टूटता है, रेड वॉल्यूम कैंडल नीचे की तरफ तोड़ती है, उसमें बनता है सप्लाई जोन। लंबा हो गया हमारा सेशन, लेकिन चले मैं डिमांड जोन बनाने का भी अगले पेज पे बता देता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ भी वेव कुछ भी चल रही है, चारों वेव्स में से चार जो पैटर्न्स हैं कोई वेव भी हो सकती है। ठीक है। मैं कहता हूं जी ये ड्रॉप हुई थी। ठीक है, ये प्राइस ड्रॉप हुई थी। ठीक है। और यहां पे फिर क्या बना, यहां पे बेस बना। कुछ इस तरीके से यहां पे बेस बना जी। ठीक है। और इसके बाद यहां से एक वॉल्यूम कैंडल ने क्या किया कि उसने तोड़ा ऊपर की तरफ हमारे बेस को। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी, यानी कि ड्रॉप हो रही थी ना, ड्रॉप। तो बेस बनाना है आपने। जब एक कैंडल दो कैंडल बेस बनाना शुरू कर दें तो एक सीधी लाइन से कैंडल्स के लो पॉइंट्स और एक हाई पॉइंट ऊपर वाले हाई पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट करना शुरू कर दें।
ताकि जब बेस टूटे तो आपको पता तो चले ना कि वॉल्यूम कैंडल कहाँ पे है, ऊपर की तरफ तोड़ रही है नीचे की तरफ। तो ये हमारा बेस बन गया था। तो ये वॉल्यूम कैंडल है जी, देखें ये वाली जिसने इस बेस को तोड़ा है, बड़ी कैंडल ग्रीन। ठीक है, इसको हम कहेंगे बुलिश, ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम कैंडल। ठीक है जी। अब ये अब ऊपर चली गई है, ऊपर निकल गई है ना, अब ऊपर जा रही है प्राइस कैंडल, और ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर जा रही है। अब पिछले बेस में अब यहां पे सप्लाई जोन नहीं बनना। अगर बना, जरूरी नहीं है कोई भी जोन बने, लेकिन अगर बनेगा तो कौन सा हो सकता है, यहां पे पीछे डिमांड जोन ही बन सकता है, सप्लाई नहीं बन सकता। सप्लाई जोन बनेगा कब, जब अगर ये वॉल्यूम कैंडल नीचे की तरफ तोड़ती तो, रेड होती तो। ये तो ऊपर की तरफ टूटा है, तो पीछे अब बेस में क्या बनेगा, डिमांड जोन। अगर बना तो, जरूरी नहीं है हर बेस में डिमांड या सप्लाई जोन बने भी। ठीक है जी। तो अब दो तरीके, एक तो सिंपल तरीका ये है जो सादा, कि जितना भी बेस की टोटल मोटाई है ना, आप पूरा लाइन आगे खींच दें। ये देखें, ये आपका फ्यूचर के लिए बन गया सिंपल सा एक सादा सा डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब वो जोन जिसमें बाय के पेंडिंग ऑर्डर फ्यूचर के लिए लोग लगा के रखेंगे, कि क्या सोच के, कि अगर कभी प्राइस ऊपर से कभी वापस आई अगर, ठीक है, तो यहां पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होंगे इसमें बाय के, और वो जैसे टच होंगे तो बायर ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जा सकती है, बाय में निकल सकती है। लेकिन अब ये तो हो गया सिंपल तरीका। लेकिन अगर आप एडवांस तरीके से एग्जैक्ट बारीक डिमांड जोन बनाना चाहें, कि जहां तक ज्यादा चांसेस हैं कि ये जाएगी और वहां से मुड़ेगी, वहां पे क्योंकि सबसे ज्यादा बाय के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, तो वो भी यहां पे बना लेते हैं जल्दी से। तो वो तरीकाकार क्या होगा, कि आपने सिंपल बेस देखें, ये बेस है, बेस में देखें कि वॉल्यूम कैंडल कहां पे है, बुलिश है, ये वाली है। अब इससे पिछली नजदीक तरीन बोरिंग कैंडल ढूंढे। ये भी बोरिंग कैंडल है, एक दो तीन चार, इस मिसाल में चारों बोरिंग कैंडल है, लेकिन सबसे वॉल्यूम कैंडल के नजदीक तरीन ये वाली है जी, ये वाली। ठीक है, अब हम देखें बनाने लगे हैं क्या, डिमांड जोन। तो याद रखें कि डिमांड जोन बनाते हुए वॉल्यूम कैंडल के पीछे वाली नजदीक तरीन जो बोरिंग कैंडल है, उसके बॉडी का लो पॉइंट, सॉरी, गलत 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 क्या गया मैं, ओके, इसको मैं, बॉडी का हाई पॉइंट, बोरिंग का कैंडल का बॉडी का हाई पॉइंट से लेके, पहली लाइन आप बॉडी का जो हाई पॉइंट है वहां पे लगाएंगे सीधी आगे, ये। और नीचे वाली लाइन बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट है वहां तक, सीधी लाइन आगे, ये है जी एग्जैक्ट इसका रिफाइंड किस्म का जो जोन, छोटा जोन बनेगा ना, छोटी मोटाई वाला डिमांड जोन। इसमें अब होंगे फ्यूचर के ज्यादा से ज्यादा बाय के पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने अगर पेंडिंग ऑर्डर जिसे हम बाय लिमिट कहेंगे, जिसे सेल का जो पेंडिंग ऑर्डर होता है उसको, सप्लाई जोन में जो होता है उसको सेल लिमिट कहते हैं, और जो बाय का होता है उसको हम कहते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। ठीक है जी। आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, अगर आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए ट्रेडर हैं, तो अभी शुरू में आपने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना। आप सिर्फ इस जोन को बना के वॉच करें, कि जब ये आए नीचे, टच करें इसको, आप देखें कहां से ये वापस रिजेक्ट होगी ज्यादा। अच्छा, समटाइम्स यहां से भी वापस रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये इस अंदर वाले लेवल को टच करेगी और यहां से वापस ऊपर जाएगी, बाजू का थोड़ा सा अंदर भी आ जाएगी। ठीक है ना। और बाजुकात आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा नीचे भी आएगी एसएल खाने के लिए लोगों के। तो जैसे ये वापस यहां से रिजेक्ट होना ऊपर कहीं से भी, तो आप यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं।
तो ये आपको ज्यादा नहीं, यहां तक टीपी मत रखें, सेंटर में रख दें, आपको बड़ी फास्ट प्रॉफिट की यहां से मिलेगी आपको। जैसे ही यहां से प्रॉफिट में जाए तो एसएल जो था इसको बढ़ा के आप प्रॉफिट में यहाँ पे कहीं पे कर दें, छोटे टाइम फ्रेम में देख के, लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे कैंडल्स के। ठीक है, ऊपर जाता जाए आप एसएल को ऊपर करते जाएं प्रॉफिट में। तो ये कंसेप्ट होता है जी सप्लाई और डिमांड जोन का। 1.5 घंटे का सेशन हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूं। अब आप अपने क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, बाकी जो रह गया इसकी प्रैक्टिस ये हम कल के सेशन में करेंगे। जुनेद चले गए हो कि हो? यार एक गिलास पानी दे दो बस, फिर आप निकलो। आप चले जाते ना पहले, आपने बोला ही नहीं मुझे। ओके जी, आप अपना कर सकते हैं, अभी माइक को अनम्यूट और क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, सर मेरा नाम आफत सलीम। सर अगर बाय की जो ट्रेड है वो ज्यादा चल रही है तो इसमें क्या जो सेल की ट्रेड है वो बेनिफिट ज्यादा देगी या बाय की? नहीं, अब देखिए, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी, आप ये किस हवाले से कर रहे हैं क्वेश्चन? सर अभी जो आपने बाय की ट्रेड जो दी है कि बाय की ट्रेड हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर ज्यादातर बाय की ट्रेड ले रहे हैं इसमें मैं आपसे थोड़ी सी सजेशन चाहता हूँ कि अगर बाय ज्यादा हो सेल कम हो, यार वो ठीक इकट्ठे ही है। निकलते हैं, मैं भी निकल रहा हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में निकलते हैं। अब लेट तो हो गए हो आप जी। जी जी भाई, क्वेश्चन करें, मैं सुन रहा हूँ बीच में, सॉरी मैं वो किसी और से बात कर रहा था। आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, अब बोलें। हाँ जी जी सर, मैं बोल रहा था कि बाय की ट्रेड जो है अगर ज्यादा पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सेल की जो ट्रेड है वो बेनिफिट ज्यादा देगी या बाय की ज्यादा ट्रेड बेनिफिट देगी? अब मैं आपका सवाल समझाऊं प्यारे भाई, हमने वो ट्रेड लेनी है जो ज्यादातर लोग ले रहे हैं। ज्यादा तादाद में जो लोग ले रहे हैं ना, मेजॉरिटी जो ट्रेड ले रही है, हमने वो ट्रेड लेनी है। जो थोड़े लोग ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड नहीं लेनी, वो नुकसान में रहेगी, उसके नुकसान में जाने के चांसेस ज्यादा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिस तरफ ट्रेडर ज्यादा ट्रेड लेते हैं, हमें वो ट्रेड लेनी है। मेजॉरिटी को फॉलो करना है, माइनॉरिटी को फॉलो नहीं करना। बात समझ गए? तो ये जो नॉलेज है सप्लाई और डिमांड का, ये आपको बता रहा है एडवांस में कि ज्यादा जो तादाद के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो कौन सी ट्रेड लेंगे, बाय की लेंगे आगे या सेल की लेने के इंतजार में है। वो आपको सप्लाई या डिमांड जोन बताएगा। ये आपने आज प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर सवाल कल कीजिएगा अगले सेशन में, जब आप अपने चार्ट के ऊपर सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अगर कोई बात समझ ना आई तो वीडियो आपको मिल जाएगी सुबह तक, देखिएगा। फिर भी समझ ना आई तो अगला सेशन जब कल शुरू होगा उससे पहले पहले 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज सुनी है, आते चलो रहा सर। करो यार कभी कभी। जी आमिर सर जरूर मियाँ, सर। जी सर, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल जो हम टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, जी लेकिन ये हुई ना बेसिक कोर्स में हम क्या, ये तो अभी हम नॉलेज सीख रहे हैं ना, प्रॉपर जो एजुकेशन है, क्या हम इंडिकेटर्स के बारे में भी कोई क्लास होगी हमारी? क्योंकि मोस्टली लोग इंडिकेटर्स के बारे में पूछते हैं। देखें प्यारे भाई, जो बंदा इतनी मेहनत करके सिखाने की कोशिश करता है ना, जी। ठीक है, मैं आपको ये इसका मिसाल ऐसे है कि मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, आप समझ लो रोल्स रॉयस, ठीक महंगी है। तरीन गाड़ी, फरारी कह लो। आप मुझे कह रहे हो कि सर नहीं, आप मुझे जो है ना मैरान चलाना सिखाए ना, या वो जो खत्म हो गई है वो होती थी एक एफएक्स, ठीक है, वो ठीक। चलाना। फिर भी आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आखिरी सेशन होगा या आखिर में जब हम कंफर्मेशंस की बात पे आएंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त मुझे याद करवाइएगा, 2-3 इंडिकेटर्स हैं
जो बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में बता दूंगा कि उनको कैसे यूज करना है। लेकिन याद रखें कि कोई भी अच्छा ट्रेडर वो आपको ये नहीं कहेगा कि इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाय करो। सबसे पहले आप अपना ये बेसिक जो कोर नॉलेज है ये अप्लाई करें चार्ट पे, उसके साथ जो इंडिकेटर भी आप लगाएं, अगर आपके नॉलेज के मुताबिक वो इंडिकेटर कह रहा है तो फिर ठीक कह रहा है, वरना मत माने उसकी इंडिकेटर की बात। क्योंकि जी ये जो ठीक। नॉलेज है ना, रॉ नॉलेज कोर, इसका कोई नैमुल बदल नहीं है, कोई इंडिकेटर इस नॉलेज का नैमुल बदल नहीं हो सकता इस। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। बहरहाल फिर भी एंड पे बताइएगा, दो तीन चार इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा सिखाना, कि कौन से अच्छे हैं और कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच और सर। कोई क्वेश्चन जी, फैसलाबाद और कब कोई से चल क्वेश्चन? रहेगा? यार अभी तो मैंने एक लाहौर का चक्कर लगाना है, दुबई जाने से पहले, दुबई जाना है 2 ढाई हफ्तों में। तो हो सकता है फैसलाबाद भी आ जाएंगे, आप बुलाओ तो सही, क्या खिलाओगे? सर जो आप कहेंगे वो हाजिर सर अब। ये तो फिर ना वाली बात हुई ना, ना इकरार जी करने जब वाली बात। लाहौर आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह। लाहौर में आऊंगा, लेकिन वहां पे यार मैं एक दिन का विजिट होगा और बहुत मीटिंग्स होंगी, पता नहीं चले, मैं बताऊंगा, ठीक हो गया। और चलो कोई थैंक। क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो ये बता दें सबको माजी के मतलब वो पता बहुत चला था शुक्रिया मैं भाईजान, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं मेरी जो बड़े अम्मा जी हैं। असल में मैं खुशकिस्मत इस तरह से भी हूँ कि मेरी दो मदर्स हैं। जो मेरे वाले साहब की पहली शादी थी उसमें कोई औलाद नहीं है ना, तो जो उनकी ठीक। दूसरी शादी थी, हम दो बेटे हैं, दो भाई हैं, यानी कि मैं बड़ा हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। कि जो मदर्स माशाल्लाह। दोनों हैं वो एक ही घर में रही हैं। तो हमारी जो बड़ी अम्मा जी हैं, यानी कि उनसे हम हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और जो मेरी रियल मदर है वो भी है, उनसे भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन दूसरे नंबर पे बड़ी अम्मा जी की, मेरी की एज है जी 92 ईयर्स। माशाल्लाह से फिट हैं, अच्छी सेहत है। लेकिन बस वो रात को माशाल्लाह। एकदम से उनका पता नहीं, कोई वॉशरूम गई तो वो उठ नहीं सके खुद से। तो एक रात को ना, ओह। 3 4 दिन पहले, तो वो असल में हुआ एकदम से ये कि वो कोई उनका यूटीआई इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ, जो किडनी से एक वो निकलती है ना, यूरिथ्रा, यूरिन की जो वैन जी होती है, इन्फेक्शन बिल्कुल हो गया होती है उसकी सर। वजह से। और फिर वॉमिटिंग हद से ज्यादा। तो वो हम काफी परेशान हो गए थे 2 3 दिन, तो अभी अब माशाल्लाह स्टेबल है। चलो अभी घर चले गए अल्लाह वापस। तो बहुत शुक्रिया जी अल्लाह आप सब। आसानियाँ करे सर आपको। शुक्रिया। जी जी जी। सर बड़ी मेहनत तरह करते से हैं आप थोड़ा मुझे सा, इस मैं तरह से वेट ज्यादा करता हूँ खुशकिस्मत हूँ। क्लास का जब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर आवाज। जी सर, आपकी आवाज आ शुक्रिया रही सर है? शुक्रिया थैंक यू थैंक यू। आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? बस। हाँ जी मैं सर जैसे मैं ये कह रहा था कि जी सर, क्वेश्चन करें, आपकी आवाज आ रही है, शायद आपके इंटरनेट की स्पीड का मसला है। बस सर मैंने यही कंफर्म करना था एक माँ जी के मतलब वो तसल्ली हो गई है कि माशाल्लाह बेहतर है। बहुत और शुक्रिया सर सर, थैंक यू। अल्लाह आपकी जी। जो मेहनत है सर उसकी उसको दाद देनी थी जो आप करते हैं। इससे आपका मजीद हौसला बढ़ेगा। हम काफी शुक्रिया जी, वेट करते जजाक। हैं कि सर जी, मैं एक निकम्मा और फारग तरीन इंसान हूँ। क्लास होती है और जब मिस होती है क्लास तो फिर। इसी वजह से कि जो जितना जी थोड़ा जी बहुत सर जी सर। आ रहा है, सीखते हैं, वो हम सिखा देते हैं, बता देते हैं। तो शायद इसी वजह से अल्लाह पाक हम पे बड़ा करम भी कर रहा है ना, करम करता है, अल्लाह पाक की जी करम सर। नवाजी है। तो इसके अलावा हमारे अंदर कोई जी खास बिल्कुल सर। नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जी। और कोई भाई का किसी का क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कीजिएगा जी, मैंने निकलना है। अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान फैसलाबाद से। अच्छा सर, एक तो आपकी अम्मा के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको मजीद सेहत बहुत तंदुरुस्ती शुक्रिया दे। भाई, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह, और आमीन, जजाक।
एक दो चीजें सर बस जल्दी से इंशाल्लाह कवर करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत अच्छे तरीके से आपने लेसन दिया, मेरा पहला लेसन था आपके साथ। तो आज मैंने पहली दफा ये आपका ये सेशन अटेंड किया है। तो अच्छा, एक तो मैंने सर ये पूछना था कि आपका नेक्स्ट सेशन जो स्टार्टिंग से है वो कब स्टार्ट होना है? भाई अभी तो ये जो बैच चल रहा है ना, जी इसका 2-3 शायद सेशन अभी मैं और करूंगा। वो खत्म होंगे तो फिर मैंने अगले कोई 2-2.5 हफ्ते में मैंने दुबई जाना है। तो फिर मैं जी वहां जी से नया सेशन शुरू करूंगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 हफ्ते का गैप होगा, कम से कम भी। क्योंकि जी इस जी सेशन से पहले मेरा एक सेशन होता है 8 बजे से 9:30 बजे तक। ठीक है, वो जी आज दूसरा वो मैंने शुरू किया रिसेंटली, आज उसका दूसरा था सेशन, यानी कि वो क्लास थी उसकी। ठीक है। जी जी। तो आपका जो क्वेश्चन के अगला जो सेशन होगा 2 से 3 हफ्ते के गैप के बाद, इंशाल्लाह राब्ते में जी रहिएगा, जी आपको पता लग जी जाएगा। जी। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं और बिलीव मी के मुझे आज समझ आई है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाना कैसे एक्चुअल में। तो मैं चल, भी बिगनर है मैं भी, और इसमें तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। चलें, बहुत ठीक है शुक्रिया सर भाई, बस। जज़ाक। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? आखिरी क्वेश्चन जी। जी सर, मैं ना वालेकुम एक सर। क्वेश्चन सा फॉरेक्स से जरा हटके है। आपने थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन करना है कि देखिए, कस्टमर है, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ लाइव जो है ऑयल की। तो सर ये बता दें कि जब हम किसी कस्टमर से मिलते हैं जाके, तो सबसे पहले उसको जो है वो कौन सा हम उसके उस फेस को देख के कौन सा सवाल करें कि हम वो हमें ऑर्डर दे दे, थोड़ा सा। ये आपने सवाल जो है ये मुझे मुश्किल में फंसा दिया है भाई। कि आपका जो क्वेश्चन है वो फॉरेक्स से रिलेटेड नहीं है ना? जी 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 बिल्कुल सर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरा फॉरेक्स ये रिलेटेड क्वेश्चन ही, मैं खुद मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं भाई, मेरा बैकग्राउंड सेल्स से भी है। सेल्स और मैनेजमेंट में भी मैं काफी साल गुजारे हैं मैंने। तो देखें, जो सेल्स मैन, बेस्ट सेल्समैन होते हैं ना, वो ये होते हैं, वो कस्टमर की नीड देखते हैं सबसे पहले। किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले कस्टमर का जो प्रोफाइल होता है उसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। कि आया जिस कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, उसकी नीड क्या है। ठीक है, नीड आपने पहले देखनी होती है, जरूरत। कि क्या जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, क्या उस कस्टमर की वो जरूरत भी है या नहीं है। पहली बात तो ये, जाने से पहले आपने ये वर्किंग करनी होती है। अपने कस्टमर को क्वालिफाई करना होता है। कस्टमर तो बाद में बनता है ना, जब आपसे वो कोई चीज बाय करेगा। कस्टमर से पहले वो एक क्या कहते हैं उसको पुलिस की जुबान में, मुश्तबा शख्स है, जिसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं सेल्स में। ठीक है ना? तो क्या आपने प्रोस्पेक्ट अपना क्वालिफाई किया? सबसे पहले उसकी नीड देखें कि जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, क्या वो उसकी जरूरत है या हो सकती है, उसको लेनी चाहिए वो प्रोडक्ट। पहली बात। दूसरी चीज, क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी है। अगर उसको पसंद भी आ जाए, आप उसके ऊपर मेहनत भी करें, प्रेजेंट करें, उसको कन्विंस करें, तो क्या उसके अंदर बाइंग कैपेसिटी है, इतने पैसे हैं कि वो उसको खरीद लेगा, पैसे दे देगा। ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, तो फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, वो 3-4 अलहदा से आपके जहन में होने चाहिए कि सर ये प्रोडक्ट क्यों आपको लेनी चाहिए, ये बड़ी जबरदस्त है, इसका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी जो सेल्समैन होता है, उसकी कामयाबी का 50% से ज्यादा राज इस बात में होता है कि जब वो जा रहा है तो उसके अपने अंदर एतमाद कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, जब वो किसी कस्टमर से बात कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को। क्या वो अपने एटीट्यूड से, अपने जो उसकी जाहिरी जो आउटलुक है, ठीक है, उससे वो कामयाब आदमी लग रहा है। कामयाब आदमी हमेशा कॉन्फिडेंस में होता है, पूरा एतमाद होता है। क्या वो पूरा एतमाद है, या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, यानी कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई, जो मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको कुछ फायदा ही होगा। जी सर, बहुत ज्यादा ही
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज्यादा लंबी उम्र दे, आप हमें सिखाते रहे, हम आपसे सीखते रहे, और अल्लाह पाक आप बहुत शुक्रिया जी। कामयाबी और चले, और सक्सेस। कोई क्वेश्चन है जी? जल्दी प्लीज, मैं असल में निकलना है ऑफिस से, बहुत टाइम हो गया। चले, अपना ख्याल रखें जी कल तक के लिए। अब ये प्रैक्टिस कीजिएगा जी, जितनी समझ आई है सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कमियां होंगी तो इंशाल्लाह वो कल के सेशन में पूरी हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much.